Good morning, students. Today we start lesson People as Resource. Here it is your second chapter of economics book, People as Resource. First, we should know the term people and the term resource. What is the meaning of people and resource? The first, people means population as a whole. Population as a whole means Indian population. Then second, here resource means asset. Resource means asset. अब यहाँ पे आ जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट. एसेट का मतलब क्या होता है? दैट इज एनीथिंग दैट कैन बी चेंज इनटू प्रॉफिट. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं पीपल मीन्स पॉपुलेशन एज ए होल, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंडिया. सो होल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, एंड हियर एसेट मीन्स रिसोर्स मीन्स एसेट. एसेट एनीथिंग दैट कैन बी चेंज इनटू प्रॉफिट. हमारे पास हिंदी में यदि एसेट को हम कहेंगे दैट इज संपत्ति. संपत्ति. तो यदि हम लोग डिस्कस करें, जब इंडिया की पॉपुलेशन का डिस्कशन होता है तो इट इज़ नियर अबाउट 1.35 बिलियंस, ह्यूज पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. देन सेकंड आफ्टर चाइना. तो जब हम लोग इंडिया के पॉपुलेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात आती है, इट बिकम्स लाइबिलिटीज. इट बिकम्स लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज. लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे द पॉपुलेशन, द होल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बिकम लाइबिलिटी. लाइबिलिटी का मतलब है बोझ. लाइबिलिटी का मतलब है बोझ. अब यहाँ पे ये बात आ जाती है कि पॉपुलेशन जो इंडिया का है वो कैसे एक बोझ बना हुआ है. लेकिन हम यदि इसके ये हमारा नेगेटिव एस्पेक्ट है, यदि हम इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट में जाते हैं तो बहुत सारे हमारे पास एडवांटेज भी है इसका. उस एडवांटेज को हम नहीं देखते हैं, लेकिन जैसे ही हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ आते हैं तो इसके कई सारे डिसएडवांटेज हमको दिखते हैं. द फर्स्ट वन इज इलिटरेसी. द फर्स्ट वन इज इलिटरेसी. द सेकेंड वन इज unemployment. The third one is sick people. Yeah, unhealthy. You can say unhealthy. So illiteracy, unemployment and unhealthy people. These are some disadvantages of पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. अब यहाँ पे ये बात आ जाती है, ठीक है ये हमारा लाइबिलिटी है, ये डिसएडवांटेज है. हाउ वी कैन कन्वर्ट इट इनटू एन एसेट. हम लोग इस लाइबिलिटी को एक एसेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? करना ही होगा. तो व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट, हम लोग कैसे वी कैन कन्वर्ट द लाइबिलिटी इनटू एन एसेट. ओके. सो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी. द फर्स्ट वन इज, यहाँ पे एक टर्म है लाइबिलिटी. सेकेंड इन्वेस्टमेंट, एंड द थर्ड वन इज एसेट. इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज लाइबिलिटी, द सेकेंड वन इज
इन्वेस्टमेंट एंड द थर्ड वन इज एसेट। इसको लेकर मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी, आपसे ही रिलेटेड वो एग्जाम्पल है। आप अपने पेरेंट्स के लाइबिलिटी हो या एसेट हो, तो डेफिनेटली आप ये बोलेंगे कि नहीं, मैं अपने पेरेंट्स के लिए एसेट हूं। यस, इमोशनली यू आर एन एसेट ऑफ योर पेरेंट्स, बिकॉज हर जो है माता पिता के लिए उनके बच्चे ही उनके संपत्ति या एसेट होते हैं। बट हियर इन इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर द लाइबिलिटी ऑफ योर पेरेंट। आप लोग जो है अपने पेरेंट के लाइबिलिटी हो। क्यों, किस लिए लाइबिलिटी हो? बिकॉज यू आर टोटली डिपेंड ऑन योर पेरेंट्स। अब आप कैसे अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हो? बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग मनी, दे आर गिविंग यू facilities of good health, they are giving facilities to acquire knowledge, they are sacrificing their everything for you, and they are giving time to you। तो ये सारे आपके पेरेंट्स जो है आपको दे रहे हैं, they are sacrificing everything, they invest money on you फॉर प्रॉपर एजुकेशन। तो वो सिर्फ आपके ऊपर क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, खर्च किए जा रहे हैं। इनपुट, दैट इज, ये क्या कर रहे हैं? दैट इज इनपुट। आपके ऊपर वो इनपुट किए जा रहे हैं। इनपुट किस लिए? टू गेट आउटपुट फ्रॉम यू। तो जितने भी सारे इन्वेस्टमेंट आपके पेरेंट्स आपके ऊपर कर रहे हैं, बट यू आर एन नॉट एन एसेट ऑफ योर parent in economic point of view, but in emotional point of view you are an asset of your parent. How they are investing money, they are investing time for you. Why? क्यों आप लोगों के ऊपर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं? To become you are good people, to make you independent, to make you a good citizen ऑफ कंट्री। लेकिन आप जब इंडिपेंडेंट हो जाओगे, इंडिपेंडेंट कैसे हो जाओगे? व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग फॉर द फैमिली। इंडिपेंडेंट मतलब आत्मनिर्भर, आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। When you become independent, when you earn money for the family, that time you become an asset of your family. सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया रिलेशन। पहले आप लाइबिलिटी थे, इसके बाद आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया। आफ्टर दिस इन्वेस्टमेंट यू बिकम एसेट ऑफ योर फैमिली, यू बिकम एसेट ऑफ योर फैमिली। सो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं द पॉपुलेशन एज ए होल, अब उनको जो है एक लाइबिलिटी से एसेट हम कैसे बना सकते हैं कंट्री में? वी कैन चेंज आवर पॉपुलेशन इनटू एन एसेट थ्रू इन्वेस्टमेंट। एंड व्हाट आर दीज इन्वेस्टमेंट? द फर्स्ट वन इज एजुकेशन, सेकेंड वन इज training, and the third one is health care. So these are three investment to change or to convert our population or our people into an asset. Ab education, how can we change our population as an asset? Through education, through education. So here how education play an important role in an individual to become an asset of the country or an asset of the family. The first point is it helps person to realize his potential and ability to do a particular work. एजुकेशन जो है किसी भी व्यक्ति को
उसके अंदर की जो क्षमता है, उसके अंदर के जो क्वालिटीज़ है, गुण है, उसको जो है पहचानने में मदद करती है। और जब वो अपने अंदर की क्षमता को, क्वालिटी को पहचान लेता है तो वो किसी भी काम को बड़ी ही सक्सेसफुली कर सकता है। देन सेकेंड, इट इनहेंस, हियर इट इज एन, it enhance the economic condition of the family as well as of the nation, as well as of the nation. enhance, enhance मतलब उठाता है। definitely जब कोई एक व्यक्ति he is earning for the family or he is earning for himself, he is supporting his family, he is supporting his society as well as he is supporting his nation also. किस तरह से? इकोनॉमिक कंडीशन, देश के लिए वो इकोनॉमिकली अपना भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है। एंड द थर्ड पॉइंट इज इट प्रोवाइड्स न्यू एस्पिरेशन एंड डेवलप वैल्यू ऑफ लाइफ। जब कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति या एजुकेशन के बाद जब किसी भी व्यक्ति को एजुकेशन मिलती है तो उसकी क्या होती है? महत्वाकांक्षा, एस्पिरेशन, महत्वाकांक्षा जाग जाती है। नो, आई कैन डू दिस थिंग, आई कैन डू एनीथिंग, उसकी महत्वाकांक्षा जाग जाती है और वो अपने लाइफ को जो है और सुंदर तरीके से लीड कर सकता है। वैल्यू, जिसके लाइफ की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ लाइफ, वो क्या होता है? बढ़ जाता है। वो समझता है नो, आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई फैमिली, आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द नेशन, विच द पीपल कैन enhance their quality, enhance their value of life through education. Now come to the second investment, that is training. Training मतलब आपको किसी भी चीज के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। The first point is trained person can perform his or her work efficiently. Efficiently मतलब बहुत अच्छे तरीके से। यदि किसी भी व्यक्ति को पर्टिकुलर काम के लिए जो फील्ड में वो एंगेज्ड है, उस वर्क के लिए यदि उसको प्रॉपर ट्रेंड किया जाता है, दैट पर्सन कैन परफॉर्म हिज वर्क वेरी एफिशिएंटली। बहुत ही अच्छे तरीके से उस काम को वो क्या करेगा? अंजाम देगा। फॉर एग्जाम्पल, वी आर टीचर एंड दूसरे साइड में यदि मैं आपको जो है दूसरा एक एग्जाम्पल ले लूँ, जस्ट कंस्ट्रक्शन वर्क। ओके, द पीपल हु आर एंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क एंड द पीपल हु आर एंगेज्ड इन टीचिंग प्रोफेशन। तो यदि सपोज हमें कोई कहता है ओके यू गो एंड डू कंस्ट्रक्शन वर्क, तो क्या होगा? हम कर नहीं पाएंगे, बिकॉज वी आर ओनली ट्रेन्ड इन टीचिंग। हम लोगों को ट्रेनिंग किस में मिली है? टीचिंग में मिली है। इसी तरह यदि द पीपल हु आर एंगेज इन कंस्ट्रक्शन वर्क, इफ आई एम गोइंग, इफ आई टेल हिम टू टीच इन द क्लास, तो क्या होगा? ही डिनाई, वो डिनाई कर देगा, बिकॉज he is not trained in teaching, he got training in that construction work only. So particular work के लिए जब हम ट्रेनिंग देते हैं, that person become trained in that particular field. So training is very compulsory and very important investment. Then second, through training he can update his knowledge and skills relevant to his job. Yes, बीच बीच में हम लोगों को या जो किसी भी वर्कर को यदि ट्रेनिंग दी जाती है तो ट्रेनिंग के थ्रू क्या होता है? वी कैन अपडेट आवर नॉलेज, हमारी जो नॉलेज है वो अपडेट होती रहती है। जैसे नाउ इट इज द एज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये अभी टेक्नोलॉजी का एज है एंड हम लोग को जो है यदि टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, कोऑर्डिनेशन बनाकर, तो हम लोगों को क्या करना होगा? हम लोगों को अपना जो नॉलेज है वो अपडेट करना पड़ेगा, तभी जाके वी कैन परफॉर्म आवर जॉब efficiently. So these are some
points where the person enhance his quality through training. Now come to the third investment, that is health care. The first one is improvement in the health status become the priority of the family as well as nation. सबसे पहला काम है एजुकेशन. यदि हम किसी को दे देते हैं, उसको ट्रेनिंग भी मिल जाती है, एंड उस समय यदि जो पर्टिकुलर जो व्यक्ति होता है और उसका हेल्थ स्टेटस यदि ठीक नहीं होता है, तो क्या वो काबिल है? इज ही रेडी टू सर्व द कंट्री और टू सर्व द फैमिली? नो. सो हेल्थ इम्प्रूवमेंट जो है किसी भी फैमिली का और किसी भी नेशन का जो है फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए. देन सेकेंड, द हेल्दी पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड एबिलिटी. जब एक व्यक्ति हेल्दी होगा, फ्री ऑफ डिजीज होगा, देन ओनली ही रियलाइज हिज पोटेंशियल कि यस आई कैन डू. या पेशेंट होगा, वो कभी भी अपने आप को फिट नहीं समझेगा, एंड ही नेवर थॉट दैट ही कैन डू समथिंग फॉर द कंट्री, बिकॉज वो खुद बीमार है एंड उसके दिमाग में हमेशा वो नेगेटिव थॉट चलता जाएगा. ही बिकम द बर्डन ऑफ द फैमिली एज वेल एज ही बिकम्स द बर्डन ऑफ द सोसाइटी एंड द नेशन. सो हेल्थ केयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट to change the population into an asset. Here I am going to give you an example of Japan. जापान जो कंट्री है आज डेवलप्ड कंट्री है. वर्ल्ड की यदि कंट्रीज में देखा जाए तो जापान डेवलप्ड कंट्री है. हाउ? बिकॉज जापान डजंट हैज मोर नेचुरल रिसोर्सेज. जापान के पास अपना कोई नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है, बट जापान इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स. जापान ने जितने भी इन्वेस्टमेंट किए, किस में किए? ह्यूमन कैपिटल में किए. क्यों किए? बिकॉज दीज आर द एसेट ऑफ their country. Human population are the asset of their country. अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, एंड बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज है जापान के लोगों ने इन्वेंट किया, एंड नाउ दे आर कंसीडर्ड टू बी अ डेवलप्ड कंट्री. आज जापान की जो गिनती हो रही है दैट इन डेवलप्ड कंट्री. सो जापान इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल for the investment in the field of education, in the field of training, as well as in the field of health care. Now come to the next topic, that is economic activities. Economic activities. अब यहाँ पे जो आ जाता है economic, आर्थिक क्रियाकलाप. इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मैं कहूँ तो द फर्स्ट वन इज प्राइमरी, हाउ द पीपल एंगेज्ड इन एक्टिविटी, डिफरेंट एक्टिविटीज, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज. द फर्स्ट वन इज प्राइमरी एक्टिविटी. द फर्स्ट वन इज primary activity. The people engage in different sectors of activity. Now we are discussing about the first activity, that is primary activity, as well as it is also known as primary sector. Primary sector मतलब first stage of activity. So it is directly connect with natural resources. ये किससे connect होता है? It is directly connect with natural resources. Natural resources, or you can say raw materials. For example, जितने भी जो है प्राइमरी एक्टिविटीज में कौन कौन सी, what are the activities under primary sectors? The first one is agriculture. The second one is animal husbandry, fisheries. Fourth one is forestry, etc., etc. So these
activities come under primary sector, or you can say primary activities: agriculture, animal husbandry and fisheries, forestry, mining, quarrying. These are some examples of primary economic activities. याद रखिएगा, जितने भी प्राइमरी एक्टिविटीज है, दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज. ये जो है नेचुरल रिसोर्सेज से बिलोंग करती हैं. दीज कम्स अंडर नेचुरल रिसोर्सेज. नाउ कम टू द सेकेंड economic activity, that is secondary. Secondary activity, it is also known as secondary sector. You can say sector. Here you can also say sector. Sector activity both are same. Activity मतलब क्रियाकलाप, sector मतलब विभाग. तो यहाँ पे जो है secondary activity, अब प्राइमरी के बाद जो सेकेंड आ जाता है, दैट वन इज सेकेंडरी एक्टिविटी. सेकेंडरी एक्टिविटी इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स. सेकेंडरी एक्टिविटी इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स. जो भी रॉ मटेरियल्स प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर्स में जाते हैं, it is the duty of secondary sectors to change all the raw materials into final goods. So यहाँ एग्जाम्पल यदि मैं देना चाहूंगी तो इंडस्ट्रीज हो जाएगा. Through industries, raw materials can be changed into final goods. Now come to the third activity, is tertiary activity. Tertiary, here it is also known as service sector. It is also known as service sector. Service मतलब this sector provides services to the people. Tertiary activities support primary as well as secondary activities. How? And so on, communication and so on. So यहाँ पे इसको हम जो है सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, बिकॉज इट गिव्स सर्विसेज. ये सर्विस देती है. हाउ? बैंकिंग, इट इज काइंड ऑफ सर्विस. सर्विस दे रहा है बैंक. ट्रांसपोर्ट, इट ऑल्सो गिव्स सर्विसेज टू द पीपल. कम्युनिकेशन, इट ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज टू द पीपल. सो दिस टर्शियरी सेक्टर कनेक्ट बोथ प्राइमरी सेक्टर एज वेल एज सेकेंडरी सेक्टर. यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं, टर्शियरी सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर. विदाउट टर्शियरी सेक्टर इट इज इम्पॉसिबल टू प्रोवाइड गुड्स टू इन द मार्केट. टर्शियरी सेक्टर के बिना किसी भी फाइनल गुड को मार्केट में पहुंचाना मुश्किल है. टर्शियरी सेक्टर, यदि टर्शियरी सेक्टर नहीं होगा, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगा, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा. जब लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगा, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो ये तीनों का जो कोऑर्डिनेशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी का, वो कोऑर्डिनेशन जो है वो ब्रेक हो जाएगा एंड तीनों जो है अपने अपने तरीके से काम नहीं करेंगे. तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं होगा. सो टर्शियरी एक्टिविटी एंड टर्शियरी सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर पब्लिक as well as for secondary sector and primary sector. So now come to the next topic, that is market activities and non-market activities. It is also under economic activities. It is also under economic activities. So when some products to be sold in the market, that time we know that time it is called market activity. किसी भी चीज का उत्पादन जब बिक्री के पर्पस से किया जाता है, सेल के पर्पस से किया जाता है, दैट टाइम मार्केट एक्टिविटी होता है. आप याद रखिएगा, मार्केट मतलब टू बी सोल्ड, टू बी सोल्ड. देन सेकेंड आ जाएगा नॉन मार्केट एक्टिविटीज.
ठीक ऑपोजिट, मार्केट के ऑपोजिट ठीक ऑपोजिट होगा नॉन मार्केट। नॉन मार्केट का मतलब होता है व्हेन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जब किसी भी चीज का उत्पादन या कोई भी सर्विस हम सिर्फ अपने लिए करते हैं, दैट टाइम द टर्म नॉन मार्केट एक्टिविटी अराइज। So here I will give you the definition. When products or services produced are produced, here you just say are produced for self consumption, सेल्फ कंजम्पशन का मतलब अपने यूज के लिए, फॉर सेल्फ यूज, फॉर सेल्फ यूज इज नोन एज नॉन मार्केट एक्टिविटी। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आप अपने घर में ही देखते होंगे, आपकी मदर जो है वो आपके लिए क्या करती हैं, खाना बनाती हैं, तो उनका जो एक्टिविटी है वो मार्केट एक्टिविटी है या नॉन मार्केट एक्टिविटी है? क्या आप उसके लिए उनको पैसे पे करते हो? मदर जो आपकी खाना बनाती हैं वो बिजनेस पर्पस के लिए बनाती हैं या आपके यूज के लिए, या फॉर द यूज ऑफ हर फैमिली? सो यहाँ पे आएगा फॉर द यूज ऑफ हर फैमिली। सो ये क्या एक्टिविटी हो गया? इट इज नॉन मार्केट एक्टिविटी। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो यहाँ पे हमने पहले पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसमें थे एजुकेशन, हेल्थ एंड द थर्ड वन वाज ट्रेनिंग। तो वो तीनों का हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे अब मैं इन्वेस्टमेंट का डिस्कस इसलिए कर रही हूँ कि इस इन्वेस्टमेंट में सरकार की क्या भूमिका है, व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या क्या सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है और सरकार की क्या क्या नई योजनाएं हैं, व्हाट आर द न्यू प्रोग्राम्स एंड व्हाट आर द न्यू स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट टू स्प्रेड एजुकेशन अमंग द पीपल, टू स्प्रेड एजुकेशन अमंग द पीपल। एजुकेशन सबसे पहले क्या है, सरकार ने, हम आप लोग सब जानते होंगे द वर्ड SSA, द वर्ड RMSA, then नवोदया विद्यालया, नवोदया विद्यालया, देन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, देन CBSE उड़ान, CBSE उड़ान। So these are some programs or schemes launched by our government of India to promote education, among the children of the India. So पहला है सर्व शिक्षा अभियान, that is सर्व शिक्षा अभियान क्या है? That is compulsory mandatory education for the children of age 6 to 14 years, and it is free education, free and compulsory education. Then second, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, it is secondary level education system. Then the government of India opened many नवोदया विद्यालय in rural areas, गांव में, बहुत सारे गांव में जो है, जो बच्चे सिटीज में आके पढ़ नहीं सकते थे, फाइनेंशियली दे आर वेरी वीक, फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया गवर्नमेंट open Navodaya Vidyalaya for that rural area. Then Beti Padhao Beti Bachao Abhiyan to promote education among the girls, and the last one is, और भी बहुत सारे programs है, there are so many programs launched by government of India, and here CBSE Udan, it is also launched by our government of India. So this type of जो programs है, what is the motto to introduce all this type of program? Nothing. किस लिए? To promote education among the children. और जब भी जो है किसी भी देश के population को, if we literate the population,
that country will definitely become independent, strong and will develop smoothly. Next, health. So the first one is PHC, the second one is CHC, and the third one is big hospitals. Big hospitals. Fourth one is Ayushman Bharat. आयुष्मान भारत. अब यहाँ पे क्या है? PSC. PSC मीन्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर. जितने भी रूरल एरियाज हैं, जितनी भी गांव हैं, सब में जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन्होंने चला रखा है to give treatment to the people who belong to rural areas. Then next है CHC, community health center. कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है जितनी भी अर्बन एरियाज है, जितने भी टाउन्स है, वहाँ पे CHC जो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वो काम करता है टू ट्रीट द पीपल ऑफ दैट कंसर्न एरिया. देन बिग हॉस्पिटल्स. बिग हॉस्पिटल्स आर लोकेटेड इन बिग सिटीज to give treatment to the people of that concerned area. And here Ayushman Bharat, it is the new scheme of government of India, Ayushman Bharat, to treat the poor people, needy people who cannot afford treatment in big hospital. For them Ayushman Bharat is introduced. So here the term अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट को यदि हम हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे? बेरोजगारी, जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है. तो यहाँ पे डेफिनेशन, हियर आई एम गिविंग यू अ डेफिनेशन. व्हेन अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस, कैन नॉट फाइंड जॉब, इज डिफाइंड एज अनएम्प्लॉयमेंट. पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ही इज एजुकेटेड, बट he cannot find the job, that time unemployment arise. That time unemployment arise. मतलब व्यक्ति को नौकरी चाहिए, वो किसी भी वेजेस मतलब सैलरी में, वो किसी भी सैलरी में नौकरी करने के लिए तैयार है, बट उसको जो है सर्विस नहीं मिल रही है. that time unemployment arises. तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूँ कि जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है, द मोर देन 65% ऑफ दैट पॉपुलेशन इज क्या है इंडिया का? बिलो 35 years. 65% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, 35 years के हैं, आर बिलो 35 years, आर बिलो 35 years. तो कितना यूथ कंट्री है, यूथ लोगों का कंट्री है इंडिया. लेकिन बहुत ही अफसोस, वेरी सैडली ये बोलना पड़ रहा है, नियर अबाउट 27.11% जो है इंडियन पॉपुलेशन आर स्टिल unemployed. So it hamper the growth of economic condition of the country. जो इकोनॉमिक कंडीशन है देश के, उसके ग्रोथ में, उसके विकास में ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक बाधा, वो एक हर्डल जो है बन जाती है. So here the different kinds of unemployment in rural area. Where? In rural area. The first type of unemployment is disguised employment, and the second type of unemployment is seasonal unemployment. So here we discuss this. What is disguised unemployment? People seem to be employed but actually unemployed. यहाँ पे हमें जो है व्यक्ति ऐसे दिख रहा है जैसे वो एम्प्लॉयड है, वो काम कर रहा है, ही इज एंगेज्ड इन सम वर्क, बट एक्चुअली ही इज नॉट एंगेज्ड इन दैट पर्टिकुलर वर्क. फॉर एग्जाम्पल, आप यदि किसी फार्मर के वहाँ जाओगे एंड खेत में जो है इन फार्मिंग
the total member of the family, they are engaged in that activity. यदि उस family में 10 members हैं, all the 10 members of that particular family are engaged in that farming practice. But वहाँ पे ज़रूरत कितने की है? The need of any 5 people. ये वहाँ पे ज़रूरत सिर्फ 5 लोगों की है. So the remaining 5 people are engaged in that particular land or the agricultural activity. So वहाँ पे the remaining 5 persons are seen to be unemployed. वो लोग actually they are unemployed. Then next, seasonal unemployment. Seasonal unemployment means people are employed for a part of the year and unemployed in the rest of the month. आप इसी फिर अगेन एक वो ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए फार्मिंग का. फार्मिंग में जो है ओनली जो फार्मर्स है पर्टिकुलर फॉर सम मंथ्स, you can say 5 months, 6 months or 7 months, they are engaged in that farming practice, and the remaining 3 to 4 months they are sitting alone, no work that time. That period is known as seasonal unemployment. जब उनको कोई काम नहीं होता है, that time this is known as seasonal unemployment. अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में फर्स्ट आ जाता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. द फर्स्ट इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल having degrees, they are having many degrees but they cannot find any job for him. That time unemployment arises in urban areas. They are having their degrees, but in spite of that degree there is no opportunity of any job. That time this type of unemployment arises. So the last topic is consequences of unemployment. Unemployment की क्या दुष्परिणाम होते हैं? The first one is it increase economic overload. यदि अनएम्प्लॉयमेंट किसी देश में होगा तो इकोनॉमिक ओवरलोड तो डेफिनेटली होना है, बिकॉज the most of the persons are unemployed and the some person who are employed, the burden comes on them only. The next one is unemployed people depend on working people. आप अपने घर में ही देख लीजिए, जो अनएम्प्लॉयड मेंबर्स है दे आर टोटली डिपेंड ऑन द एम्प्लॉयड पर्सन ऑफ दैट फैमिली एंड दे आर द लाइबिलिटीज ऑफ दैट कंसर्न फैमिली. Then third, the quality of life and growth of a person is affected. अनएम्प्लॉयड व्यक्ति जो है यदि उसको कोई रोजगार नहीं मिल पाती है तो उसकी लाइफ जो है वो उसके लिए ही बर्डन बन जाएगी और वो अपने लाइफ में सिर्फ नेगेटिव ही सोचता चला जाएगा. Then last one is if the people cannot be used as resource, they appear as a liability to the family as well to the nation. यदि we are human resource, the people are human resource for the family as well as for the society or as well as for the nation. यदि इस human resource का properly utilization नहीं किया गया तो that human resource become the liabilities of family, society as well as for nation. So these are some consequences of unemployment. So बच्चों, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गई होगी, तो आज्ञा दीजिए. नमस्कार.